हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। तो जैसा कि जेकेपीएससी ने जो 91 पोस्ट निकाली है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो आई होप सबको उसका सिलेबस पता होगा। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोऑपरेटिव्स के लिए कि कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, क्या नीड थी, क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे ओरिजिन हुए और उसके काफ़ी सारे एक्ट्स के। तो जो मैं अपने चैनल पे करवाऊँगा धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। सो आज हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स और जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बोलते हैं कि वो होती क्या हैं और कैसे का रजिस्टर होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं और कैसे उसकी ओरिजिन डेवलपमेंट हुई थी, वो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो कॉपरेशन ही यहाँ पे कॉपरेटिव्स है। सो कॉपरेटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉपरेटिव होती क्या है बेसिकली? कॉपरेटिव क्या होगी कि एक एसोसिएशन होगी पर्सन्स की, एक ग्रुप होगा पर्सन्स का जो बेसिकली मिलके साथ आएंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जिनका एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो इकट्ठे होंगे पर्सन्स, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव बोलेंगे। और कोऑपरेटिव जो बेसिकली, अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अगर सपोज करके कोई फार्मर्स के कोऑपरेटिव है, फार्मर्स कोऑपरेटिव है, तो उसके लिए उसमें क्या होगा, जैसे उधर से ही इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? फार्मर्स होंगे और कोऑपरेटिव्स वो साथ मिलके आएंगे ताकि वो अपना अपना जो भी रिलेट प्रॉब्लम्स आ रही हैं फार्मर्स को, उसको कवर अप करें और अपने जो भी प्रॉफिट होगा जो उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। अब जैसे फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू जो रॉ मटेरियल, उनको सीड्स वगैरह में दिक्कत आती है कि अच्छे दाम में उनको सीड नहीं मिल पाएगा। तो कोऑपरेटिव क्या करेंगे? एक ग्रुप बना के अगर वो ग्रुप वाइज बार्गेनिंग करेंगी तो उसको ज़्यादा मार्जिन मिल पाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर जाएगा बाज़ार में सीड्स लेने के लिए। सेम इज़ द केस जब वो सेलिंग के टाइम पे जाएंगे, तब भी अगर वो उनके पास काफ़ी टन में माल पड़ा हुआ है तो अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे। और क्या पता वो किसी अगर सपोज करके सोसाइटी में भी यहाँ अपना एक काउंटर खोल लें, या किसी सोसाइटी में अगर आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में सोसाइटीज़ होती हैं तो उनके पर्टिकुलर फार्मर्स के साथ लिंकअप होते हैं जो उनको डायरेक्टली वहाँ से वेजिटेबल भेजते हैं और वहाँ से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो कैसे होता है इसमें? बेसिकली अब मिडल मैन कोई नहीं है, तो डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स हैं, तो उनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बोथ यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होता है और जो फार्मर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। तो आई होप जो कोऑपरेटिव होगा उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी कि कोऑपरेटिव्स होती क्या चीज़ है। सो अब डेफिनेशन रीड कर लेते हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स डेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल टू मीट देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। जो भी उनकी नीड्स होंगी। अब जो कोऑपरेटिव का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बेसिकली कोऑपरेटिव इस मोटिव से नहीं बनाई जाती कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इस मोटिव से बनाई जाती है जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको उनका प्रॉपर वेलफेयर हो, ये वेलफेयर मोटिव से बनाई जाती है, ना कि जो बिज़नेस होते हैं। जैसे बिज़नेस हमारे प्रॉफिट मोटिव से बनाए जाते हैं, लेकिन ये किस मोटिव से बनाई जाती है? ये वेलफेयर मोटिव से बनाई जाती है। सो people of the cooperative are those who use its products, supplies and services. Profit are often returned back to the members of the cooperative. और जो प्रॉफिट होता है वो रिटर्न होता है बैक टू द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स। सो नेक्स्ट देखते हैं। कोऑपरेटिव डेफिनेशन के बारे में बताया मैंने, एग्जांपल भी अच्छे से एक्सप्लेन की सी। अब देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर है, सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब जैसे अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कोई भी वक्त कोई भी किसी भी वक्त आके ज्वाइन कर सकता है और किसी भी वक्त आके छोड़ सकता है। अब ज्वाइन कर रहा है तो अब जब छोड़ेगा तो उसका पर्टिकुलर एक वो देगा नोटिस पीरियड। जैसे आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं उसका नोटिस पीरियड देते हैं कि भाई मैं 2 महीने में छोड़ने चला जाऊंगा। सो इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन है और कोई भी इसमें ये नहीं होता कि इसी रिलीजन के बंदे आके ज्वाइन कर सकते हैं या किसी कास्ट के, प्रॉपर कास्ट के। इसमें ये चीज़ नहीं होती। और जो भी अगर फार्मर रिलेटेड है तो फार्मर इसके मेंबर होंगे और वो किसी भी कास्ट या रेस से हों या किसी भी जेंडर के हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स से अगर सपोज करके कोई डिसीजन मेक करना है और तो इसमें हर एक मेंबर का एक वोट दिया जाएगा। 1 मैन
वन वोट की पॉलिसी फॉलो की जाती है। मे बी हो सकता है कि कुछ फार्मर्स ने इन जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसमें अपना शेयर ज़्यादा दिया हो, जो भी मेंबरशिप फीस होगी या कोई भी अपना शेयर है उनका ज़्यादा हो, लेकिन जब डिसीजन की बात आएगी तो हर एक पर्सन का एक वोट काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करके कोई जो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको अगर कुछ प्रॉफिट होता है, फिर उनका शेयर अगर किसी ने शेयर ज़्यादा डाला है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा इक्वल वोटिंग राइट्स का। सो नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स हो गया। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक आइडेंटिटी होगी। जैसे सपोज करके जैसे हमारी स्टेट है, JNK स्टेट है, उसकी एक JNK फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनकर आती है तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, उसकी एक लीगल पहचान होगी। जैसे अगर हम कोई बिजनेस यूज़ करते हैं, जैसे अगर एप्पल कंपनी है, उसकी एक एप्पल की एक अपनी पहचान है, उसकी लीगल आइडेंटिटी है और उसमें उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, तो उसकी एक अब जो लीगल एंटिटी बनेगी ऐसे ही, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है पर्टिकुलर रजिस्टर्ड होती हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एक्ट के अंदर ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर अपना एक एग्जिस्टेंस होता है जो इसके मेंबर्स के अलग होता है। अब अगर सपोज़ करके किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो बैंकरप्ट हो जाता है, सो इससे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस में वो अपने नाम पे चलती रहेगी उसके बाकी मेंबर्स के हिसाब से। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव मीन्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसका एक मोटिव होगा कि जो उसके मेंबर्स हैं उनको अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि प्रॉफिट बनाने पे काम करना जैसे कि नॉर्मली अदर बिजनेस काम करते हैं। सो आई होप सर्विस मोटिव का भी अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस क्या है? सरप्लस हो गया मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की थी हमने, सो उससे अगर कोई इन्वेस्टमेंट की थी 10,000, हमें आया वापस आया 15,000, तो उसमें क्या हुआ, हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या होगा, जो 5,000 होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके मेंबर्स में अकॉर्डिंग टू देयर जितना शेयर उन मेंबर ने अपना लगाया होगा। अगर किसी ने 20% लगाया तो उसको 20% के हिसाब से प्रॉफिट आएगा, और किसी ने अगर 5% लगाया उसको 5% के हिसाब से आएगा। सो अब एग्जाम्पल भी दिया, इन ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोनस इज पेड प्रोपोर्शन टू द परचेजेस मेड बाय द मेंबर्स। वही जो पॉइंट मैंने अभी बताया वही पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप ये 5 जो फीचर्स हैं अच्छे से समझ आए होंगे। स्टेट कंट्रोल, अब स्टेट कंट्रोल क्या बोल रहा है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करती है। अंडर विच एक्ट? इसमें वही बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ कि कैसे इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। अब एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, अब बेसिकली 7th है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। अब एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन मीन्स कि जो जैसे मैं बता रहा था कि फार्मर्स कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटी बनाई, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हमने। सो इसमें क्या किया, जो फार्मर्स हैं डायरेक्ट डील कर रहे हैं प्रोड्यूसर से या कंज्यूमर से। सो इसमें क्या हुआ, मिडल मैन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मिडल मैन के ख़त्म होने से अब जैसे ये फार्मर है, फार्मर डायरेक्टली डील कर रहा है कंज्यूमर से, तो अगर मिडल मैन यहाँ से रिड्यूस हुआ तो उसका जो शेयर था अब वो भी किसके हक में आएगा, वो भी फार्मर्स को मिलेगा। इससे फार्मर्स को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और उनका मैक्सिमम वेलफेयर हो पाएगा। सो पढ़ लेते हैं एक बार लिखा क्या है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू एलिमिनेट मिडल मैन एंड टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है बिटवीन मेंबर्स एंड कस्टमर। दिस एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस। उनको फेयर प्राइसेस में एक तो कंज्यूमर की भी हेल्प हो जाती है और
जो फार्मर्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। अब जैसे कि हम सुनते हैं कि फार्मर की कंडीशन बहुत वर्स है। क्यों वर्स है? क्योंकि अब जैसे टमाटर, वो जो मिडल मैन होता है वो क्या करता है, 3-4 रुपये किलो में फार्मर से ख़रीद लेगा और आगे जाके वो 40 रुपये बेच रहा है, लेकिन फार्मर्स को तो अपने प्रोड्यूस का सिर्फ 2-3 रुपये ही मिल रहा है। सो इससे क्या होगा, फार्मर्स को बिल्कुल कम बेनिफिट हो रहा है और उनकी कंडीशन वर्स से वर्स हो रही है। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं कि ये क्या करती हैं, बेसिकली मिडल मैन को इस मिडल मैन को एलिमिनेट करती हैं और मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को। अब नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। अब कैश ट्रेडिंग से क्या मतलब हुआ कि जो ये वाली सोसाइटीज़ होती हैं जनरली ये डेप्ट में काम नहीं करती, उधार वगैरह पे काम नहीं करती, जनरली कैश होता है इनका बेसिस। और इससे क्या होगा, एक तो अगर कैश पे काम चल रहा है तो डेप्ट वगैरह नहीं होगा और गुड वर्किंग कैपिटल होगी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेंटेन रहेगी। सो इससे क्या होगा, उधार वगैरह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उस पर लोड नहीं आएगा कि ये इससे पैसे लेने हैं तो हमारा ये काम चलेगा या उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन किस में हो रही है, हमारी कैश में हो रही है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब मैंने बताया था कि इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो क्या पता अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेंगी कि हो सकता है कि प्रॉफिट को इधर उधर घुमा के किसी और को सेंड कर रही हो, या कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई इशू आ रहा हो और अच्छे से वो वेलफेयर नहीं प्रोवाइड कर पा रही हो फार्मर्स को। तो इसलिए क्या होता है कि रेगुलर जो स्टेट होती है वो क्या करवाती है, ऑडिट की कोई गड़बड़ी ना चल रही हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो इसको कौन सुपरवाइज़ करता है, ये गवर्नमेंट की सुपरविज़न में होती है। जो ऑडिट होता है, देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कहाँ कहाँ किस किस कस्टमर या किस किस सप्लायर को ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं आ रही। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल हेल्प। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि इसमें बेसिकली मैंने बताया जैसे वेलफेयर मोटिव होता है, एक तो अपने मेंबर्स का और खुद का, जो अगर सपोज़ करके कोई मैनेज कर रहा है तो उसका अपना भी अपने भी वेलफेयर करना और अपने कॉमन इंटरेस्ट और उसके मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करना, यही होता है इसका। ये हो गया 10th फीचर, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल हेल्प। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के क्या होगा कि इसमें मैंने जैसे बताया हर एक पर्सन, वन मैन वन वोट की पॉलिसी फॉलो की जाती है। तो इसमें क्या होता है, और हर साल एक एनुअल मीटिंग हेल्ड होगी जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इस साल फेस हुई और हमें कैसे उसको टैकल करना है और आने वाले ईयर्स में ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या क्या मेथड्स फॉलो किए जाएं, क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं, और अगर सपोज़ करके कोई बड़ा टास्क है उसके लिए कैसे हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, कि कैसे हम उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती है, मिल बांट के होती हैं। ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा, 1-2 बंदे इसको हैंडल कर रहे हैं। अगर सपोज़ करके जैसे 100 फार्मर्स हैं, इन्होंने क्या किया होगा, अब 100 फार्मर्स एक साथ तो वन मैन वन वोट वाली पॉलिसी नहीं फॉलो की जा सकती, लेकिन क्या करते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेटिव, अगर सपोज़ करके बहुत सारे फार्मर्स हैं, 100 क्या अगर मतलब 2000 फार्मर हैं तो उसके थ्रू 20 रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुन लिया। तो वो 20 रिप्रेजेंटेटिव एक किस्म का रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000 फार्मर्स को। तो उसमें क्या होगा, वो अगर कोई डिसीजन टेकिंग की आती है अगर, तो वो क्या करेंगे, वन मैन वन वोट वहाँ पे फॉलो होगा और वो मिलजुल के कोई भी डिसीजन पे पहुँचेंगे और वेलफेयर के लिए काम करेंगे जो भी उनके मेंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या बोलती है कि अब कोई भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उससे जो एग्जिस्टेंस होगी हमारी कोऑपरेटिव्स की, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि एक अपनी एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव्स की। सो आई होप ये फीचर सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं बताऊंगा। कि अब देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं कोऑपरेटिव्स की। बहुत सारे टाइप्स हैं कोऑपरेटिव्स की, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका।
अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसमें क्या होगा, जो भी कंज्यूमर्स होंगे ना, जैसे कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो क्या अपनी एक एसोसिएशन बना लेंगे। सो उसके थ्रू एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। वो क्या करेगी कि जो भी कंज्यूमर हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विद लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हैं तो उनको मतलब मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे अगर सब जैसे हम देखते हैं, सुना होगा कि दिल्ली या कहीं कहीं कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि वो क्या करती हैं, वो एक फार्म ले लेती हैं, मतलब एक गांव में देखती हैं कि दो चार ज़मीनें या काफ़ी जितने हेक्टेयर की लैंड है, वहाँ वो क्या करती हैं, वो सोसाइटीज़ अपनी मर्ज़ी की सब्जियां उगाती हैं और बताती हैं कि क्या क्या इसमें डलना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र वो बैन कर सकती हैं। जैसे कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल बहुत वो है, तो इससे क्या होगा, उनको एक किस्म का हेल्दी वेजिटेबल्स मिलेंगी और एक तो इन फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा क्योंकि इधर मिडल मैन कोई नहीं है। और ये कोऑपरेटिव्स क्या करेंगी, अपने मेंबर्स को जो भी वेजिटेबल्स होंगे एक रीज़नेबल कॉस्ट में मिलेंगी और हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रेश वेजिटेबल्स रोज़ प्रोवाइड करेंगी। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यही मकसद होता है कि वो अपने जो मेंबर्स होंगे उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें विद ए रीज़नेबल प्राइसेस। सो देख लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं एक बार। दीज सोसाइटीज़ आर प्राइमरली फॉर कंज्यूमर्स हु विश टू बाय हाउस होल्ड गुड्स एट लोअर प्राइसेस। सो ये सोसाइटीज़ क्या करेंगी, जो हाउस होल्ड गुड्स हैं उनको लोअर प्राइसेस या एक रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करेंगी अपने कंज्यूमर्स को या अपने मेंबर्स को। द सोसाइटी बाइज गुड्स और इन बल्क अमाउंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि बल्क अमाउंट में ये क्या करेंगी, बाई करेंगी तो उनको एक अच्छा मार्जिन मिलेगा, एक अच्छे रेट पे मिलेंगी, तो वो अपने कंज्यूमर को इसको प्रोवाइड कर पाएंगे अच्छे रेट्स पे। thus eliminating the need for a middleman. Purchased goods are sold to members and non-members in cash. Capital is raised by issuing low denominational share to the members. अब कई बार कैपिटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अगर, तो वो क्या होगी, एक मेंबरशिप फीस भी रखी हो सकती है, या कोई अगर शेयर प्रोवाइड करता है तो उसके शेयर के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल सकता है एंड में। तो वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जैसे मैंने पहले बताया था। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स डू नॉट यूज़ एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग नहीं यूज़ करते बट रिलाई ऑन वर्ड ऑफ माउथ। They ensure a regular supply of goods at reasonable rates. They had set up stores or outlets to sell goods and avail huge discount from producers. अब जैसे सुपर बाज़ार हो गया, अपना बाज़ार हो गया, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दी है। जैसे मैंने सोसाइटी वाली एग्जांपल दी थी, वो भी हो सकती है। जैसे अपनी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी अपनी दुकानें होती हैं, तो अपने जो भी सोसाइटी में रहते हैं तो उनको एक रीज़नेबल रेट में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट हो गया प्रोड्यूसर कंज्यूमर सोसाइटी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर सोसाइटी किसके रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से, जो अगर कोई फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, तो ये क्या करेंगे, काफ़ी सारे जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो क्या करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, वो छोटे, अगर ये कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ, अब कोई ये बड़ी इंडस्ट्री है उसके साथ तो वो मुकाबला नहीं कर सकते छोटे छोटे बिजनेस, तो वो क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो एक कंबाइन होके एक सोसाइटी बना लेते हैं। तो वो सोसाइटी अब एक किस्म की उसके मेंबर काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करती है, वो रॉ मटेरियल लेके आती हैं। तो अब अगर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और उनको एक ही चीज़ चाहिए, तो अगर सपोज़ करके अगर इंडिविजुअली जाते हैं, अब 200 होते हैं इनके, तो उनको एक ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन अगर सपोज़ करके अब ये ज़्यादा हैं, 1000 हैं, 2000 मेंबर हैं, तो उनको कम कॉस्ट में ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, तो इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। और अब क्या होगा कि जब ये तो हो गया कि लेने वक्त, मतलब रॉ मटेरियल खरीदते वक्त, अब जब बेचने जाएंगे वो तब भी क्या करेंगे, एक रीज़नेबल रेट सेट कर लेंगे, तो बेचने में भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनकी हेल्प करती है। सो एक बार पढ़ लेते हैं। आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, इनको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं। दीज टाइप ऑफ सोसाइटीज लुक आउट फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स इन ए कट थ्रोट मार्केट सिनारियो। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर हैंडल्ड from within the cooperative. These products could be producers could be farmers, आयुर्वेदिक, अब यही बताया था मैंने, जैसे अगर सपोज़ करके काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज मिलके क्या कर लेते हैं, एक कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं। वैसे ये फार्मर्स की एग्जांपल दे रहा है, और किसकी दे रही है, अगर कोई आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है उसमें भी ऐसी चीज़ फॉलो हो सकती है, या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सेलर, या कोई हैंडीक्राफ्ट है,
या आर्टिजन्स हैं, वो सारे मिलके एक सोसाइटी बना सकते हैं और अपने मैक्सिमम कॉस्ट, एक तो रॉ मटेरियल खरीदने में उनको काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी सस्ते दाम में मिलेंगे, और जब वो बेचने जाएंगे तब भी वो अपने एक आउटलेट बना सकते हैं, जिससे एक तो मिडल मैन रिड्यूस हो जाएंगे, और जो मिडल मैन की कॉस्ट होगी वो किन किन की जेबों में आएगी, वो आएगी हमारे जो मेंबर्स होंगे। सो अब इसकी एग्जांपल दी है, बेस्ट एग्जांपल्स आर डेयरी फार्मर्स, जैसे डेयरी वालों ने अगर बना लियो एक, फिश फार्मर्स, वीवर्स और ट्राइबल कोऑपरेटिव्स। और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं कुछ, ये क्या करेंगी, अब ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं, अगर जैसे बैंक्स होते हैं, छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स, वैसे ही इनका भी काम होता है। अगर जैसे दीज आर अर्बन रूरल फाइनेंशियल सोसाइटीज़, ये क्या करेंगी, अपने मेंबर्स को, जैसे अगर यहाँ पे पैसे जमा करवा सकते हैं, कोई डिपॉजिट करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी करवा सकते हैं, और ये अगर किसी मेंबर को कोई हेल्प चाहिए होगी उनकी नीड में, उनको लोन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनका यही काम होता है। अब जैसे एग्जांपल क्या है छोटी छोटी सोसाइटीज़ की, अगर जैसे अब रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक अपनी एक क्रेडिट वो हो सकती है, रेलवे क्रेडिट सोसाइटी, रेलवे क्रेडिट कोऑपरेटिव, या कोई फार्मर्स की हो सकती है, फार्मर्स कोऑपरेटिव, किसी विलेज की हो सकती है कि ये विलेज की, या मल्टी स्टेट भी हो सकती है कि अगर सपोज़ करके पूरी सेंट्रल रेलवे की बना ली अगर, तो उस रेलवे में काफ़ी सारे स्टेट्स के एम्प्लॉयज़ आएंगे, तो मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट हो सकती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें मार्केटिंग करनी है। अब ये जो जनरली कौन बनाते हैं, मोस्टली प्रोवाइड बेनिफिट टू द फार्मर्स। ये फार्मर्स को बेनिफिट कैसे करेगी, क्योंकि ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, मार्केट की रिसर्च करेगी कि मार्केट को इस वक्त क्या प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, क्या कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स की ज़्यादा डिमांड है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो नारियल पानी की बहुत डिमांड हो रही है, और कीवी वगैरह की बहुत डिमांड हो रही है। तो ये कौन से फ्रूट्स वगैरह की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी वेजिटेबल्स ज़्यादा उस एरिया में बिक सकते हैं या उस स्टेट में बिक सकते हैं जहाँ की ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं, कहाँ उनको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। ये सारे काम कौन करता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। दीज सोसाइटीज फंक्शन टू मार्केट द प्रोड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस, इंक्रीज द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ, वही बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैसे मिल सकते हैं। दे आल्सो एजुकेट, अब ये एजुकेट करते हैं कि मार्केट प्राइसेस इस वक्त क्या चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे क्या होंगे, और लोन्स कैसे मिल सकते हैं फार्मर्स को। ये सारी चीज़ें ये होती हैं इसमें। सम गुड एग्जांपल्स आर मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात, महाग्रेप, कॉटन मार्केटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटेड टू हाउसिंग होगी। तो इसमें क्या होता है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे उनको ये प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग। जैसे इनके लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, वो कभी अपना मकान बना नहीं पाएंगे अगर उनको, जैसे अगर 30-40 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, या सपोज़ करके 10 लाख का ही खर्चा आ रहा है, तो वो 10 लाख रुपए का इकट्ठा कहाँ से लाएंगे। तो ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि बोलती है कि जैसे अभी आप कुछ मेंबरशिप फीस दे दीजिए, जैसे सपोज़ करके 1 लाख रुपये या 50,000 दे दीजिए, और आप उसमें अभी रह सकते हैं, और महीने की मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। अब कब तक, जब तक आप वो पूरी 10 लाख रुपए कवर ना हो जाए, उसके बाद क्या हो जाता है, हाउस अपना हो जाएगा। इससे क्या होगा, बेसिकली अब जो लोग थे जिनके पास अपना घर नहीं था तो वो रेंट दे रहे थे, वैसे ही क्या होगा, अब वो मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनको पता है कि ये वाला घर आने वाले टाइम में हमारा हो जाएगा। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं उनको एक एफोर्डेबल हाउसिंग मिलती है। सो आई होप अच्छे से ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये सारे फार्मिंग सोसाइटी क्या करेंगी, ये फार्मर्स को हेल्प करेंगी रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल, और जो सामान वगैरह जो भी प्रोड्यूस होगी उनको अच्छे तरह से बेचने में,
कि कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके, और ये क्या करेंगी, एलिमिनेट करेंगी जो हमारे मिडल मैन होंगे उनको एलिमिनेट करेगी। अब जैसे देख लेते हैं कि क्या लिखा है। द फाइनेंशियली चैलेंज्ड फार्मर may not be able to maximize his agricultural output individually and earn optimum profits। वही बता रहा है कि अगर इंडिविजुअली वो फार्मर काम करेगा तो क्या होगा, उसको अगर वो रॉ मटेरियल खरीदने जाएगा, जैसे सीड्स वगैरह या फर्टिलाइज़र कुछ भी खरीदने जाएगा, तो उसको काफ़ी हाई प्राइसेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करके काफ़ी 1000-2000 फार्मर्स इकट्ठे होकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, तो क्या होगा, उनको एक रीज़नेबल प्राइस पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इससे उनका काफ़ी पैसा बचेगा। और अब फार्मर सोसाइटी यही नहीं है कि फार्मर्स, आपको पता है जैसे फ़िश फार्मर्स भी होते हैं, तो कैटल फार्मर्स भी होते हैं, लाइफ स्टॉक जिनके पास होता है, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उसके मेंबर्स को मिल सके। येट farming cooperatives are a way for farmers to retain the right of their land, yet pool together and consolidate land, livestock and equipment, earning a share in total output as contribution made। अब जो भी contribution वो provide करेंगे cooperative society में, वो उनको पता है कि इस जो भी हम contribution provide कर रहे हैं उसका हमें maximum से maximum profit मिल जाएगा। सो वो क्या करते हैं, जॉइंट सेलिंग करते हैं। प्री सोइंग सीड्स फर्टिलाइज़र उसकी सारे की वो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, उनकी बार्गेनिंग करेंगे और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीज़ है, रॉ मटेरियल है, वो कम से कम पैसों में मिलेगा। इज़ द टाइप इन कोऑपरेटिव फार्मिंग इज़ द टाइप इन विच द सोसाइटी लीजेस द लैंड टू द फार्मर्स एंड कोलेक्ट्स द रेंट। जो कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग होती है उसमें ऐसा भी होता है कि ये क्या करते हैं, फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करेंगे, ये पर्टिकुलर लैंड, और इसमें बोलेंगे कि ये वाली चीज़ उगा लो। तो उसमें क्या होगा, फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, और जो रेंट होते, फार्मर क्या करेंगे, जो उगाएंगे उसका सिर्फ उनको रेंट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हेल्प होगी जो फार्मर्स होंगे, क्योंकि कई फार्मर्स क्या होते हैं कि उनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, किराए पे लेते हैं, तो उनसे काफ़ी किराया वसूला जाता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग होगी उसमें क्या होगा कि फार्मर्स के बेनिफिट को देख के ये सारे बनाया जाएगा कि कितना किराया होना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स होंगे अपने जो सारी नीड्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है अब, हाँ, इन कोऑपरेटिव फार्मिंग कॉपरेटिव्स फार्मर्स आर मेंबर्स फॉर लाइफ and cannot remove their land but can transfer the land rights to another। सो आज के लिए इतना ही था। ये आपने सारा वो आई होप सारा समझ आया होगा कि कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, कि क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और भी बड़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइप्स में भी हो सकता है कि इसमें नहीं इंक्लूड हुई हों, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं मैंने बता दिया कि ये टाइप्स होती हैं। सो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इनकी डेवलपमेंट हुई थी, कौन कौन से एक्ट्स आए थे जिसके थ्रू ये आई थी कोऑपरेटिव्स, और कैसे लोगों ने सोचा कि कोऑपरेटिव्स बनाना चाहिए। तो पूरी हम इनकी ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।